जय हिंद साथियों। जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि बीपीएससी 72 यानी 72वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम डेट आ चुका है, जो कि 26 जुलाई को 26 जुलाई को आयोजित होने वाला है। आइए इसके बारे में बीपीएससी 71वीं का एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरह का रहा था, एईडीओ का जो कि 2026 में एग्ज़ाम हुआ था उसका पैटर्न किस तरह का रहा था, और ऑडिटर का जो हाल ही में इसका एग्ज़ाम हुआ था 2026 में ही उसका एग्ज़ाम किस तरह का रहा था, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि 72 का एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। वहीं हम 71वीं बीपीएससी 71वीं का हम बात करें तो इसका पैटर्न पूरा नॉर्मल था, यानी इसका क्वेश्चन जो पूछने का तरीका था ये सबसे आसान तरीका, वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जा रहा था। वहीं हम एईडीओ का जो अप्रैल में एग्जाम हुआ था इसका 3 शिफ्ट में 2026 में, इसका पैटर्न को देखा जाए तो बीपीएससी बहुत हट के क्वेश्चन पूछ रहा था। वो हर समय कुछ ना कुछ चेंज कर रहा है एग्जाम में अपना। वहीं हम ऑडिटर का बात करें जो हाल ही में 5 तारीख को इसका एग्जाम हुआ था, इसका क्वेश्चन का पैटर्न को देखें तो बीपीएससी किस टाइप से पूछा जा रहा है उसके द्वारा वो चीज़ को देखेंगे कि अगला बीपीएससी 72 का कि किस तरह से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए एक एक करके हर एक एग्जाम का पैटर्न को देखेंगे, बीपीएससी का नज़रिया क्या रहेगा 72 का एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका उसको देखेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आज हम लोग देखेंगे इतिहास का वो तमाम क्वेश्चन को जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में पूछा था, चाहे वो बीपीएससी 71 का एग्ज़ाम में हो, एईडीओ का हो, या तो फिर ऑडिटर का जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था उससे बारे में, वो तमाम क्वेश्चन को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें दिया है सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियाँ, कितनी 3 पूर्वी नदियाँ भारत को आवंटित की गई थी, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ इनमें शामिल नहीं है। 1960 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि हुआ था, क्या सिंधु जल संधि हुआ था, तो इसके तहत 3 प्रमुख नदियां भारत को 3 बांटा गया था, फिर पाकिस्तान को 3 बांटा गया था। भारत को जो आवंटित किया गया था वो था ब्यास, दूसरा था रावी नदी और तीसरा था सतलुज नदी। ये 3 नदियां जब सिंधु जल संधि समझौता हुआ था उसके तहत 1960 में, तो वो बांटा गया था भारत को। वहीं पाकिस्तान का हम बात करें, पाकिस्तान को एक सिंधु नदी दिया गया था, दूसरा झेलम और तीसरा चिनाब दिया था। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें कह रहा है कि सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई थी। तो इनमें से 3 पूर्वी नदियां भारत को कौन कौन से आवंटित की गई थी, ब्यास, रावी और फिर सतलुज। तो इसमें से कह रहा है कि इनमें से कौन सी सुमेलित नहीं है, यानी कौन सी सही नहीं है। इसमें से कह रहा है कि कौन सी शामिल नहीं है। तो इसमें से क्या हो गया, भारत को कौन कौन दिया गया था, रावी दिया था, सतलुज दिया था। तो कौन सा ये झेलम जो है ये किसको आवंटित किया गया था, ये पश्चिमी नदियां था। कौन सा नदियां था, पश्चिमी नदियां थी, ये पाकिस्तान को आवंटित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, ये जो क्वेश्चन है ये एईडीओ का एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा वासियों की दफनाने की प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन इसमें से सही है। 1 नंबर में दिया है कि हड़प्पा वासी 3 प्रकार की दफनाने की प्रथा का पालन करते थे, पूर्ण दफनाना, आंशिक दफनाना या तो फिर उसका दाह दफनाना। ये सही है क्योंकि हड़प्पा वासी ये तीनों प्रकार का फुलफिल करता था। 2 नंबर में दिया है कि वे मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में रखते थे। सही है, ये हड़प्पा वासी जो है ये मृतक के शरीर का, मरा हुआ शरीर को वो उत्तर दक्षिण दिशा में रखते थे। अक्सर वे उसके साथ मिट्टी के बर्तन और औजारों जैसे कब्र के सामान भी रखते थे। ये भी सही है। 3 नंबर में दिया है कि लोथल जैसे हड़प्पा स्थलों पर संयुक्त दफनाने
के स्थल पाए गए, तो ये भी सही है। तो इसका तीनों ऑप्शन ये सही है। तो तीनों ऑप्शन किस में है? तीनों ऑप्शन ऑप्शन बी में दिया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने युद्ध, अधिक युद्ध और आगे भी युद्ध की नीति का अनुसरण किया था? इसमें से कौन ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे जो युद्ध की नीति को हर समय वो आगे बढ़ाने का वो काम किया था? तो वो कौन थे? वेलेजली थे। कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेलेजली ही थे जो युद्ध की नीति को हर समय वो क्या किया था? आगे बढ़ाने का ये काम किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेलेजली। क्वेश्चन नंबर 4, कांग्रेस के किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया गया था? लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में एक बात कहा था कि कांग्रेस का स्थापना जो हुआ था ब्रिटिश सरकार के सेफ्टी वाल के रूप में किया गया था। ब्रिटिश सरकार का सेफ्टी वाल के रूप में किया गया था ताकि कोई अगला बड़ा विद्रोह कोई ना हो सके। इसी वजह से सेफ्टी वाल का एक सिद्धांत दिया था और उसके तहत लाला लाजपत राय ने ये आक्षेप लगाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया है कि किसान नेता सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे नहीं है? सहजानंद सरस्वती 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना भी किया था। हुंकार साप्ताहिक जो पत्रिका थी इसका भी इन्होंने निकलवाया था और बकासक आंदोलन का भी इन्होंने ये नेतृत्व किया था। लेकिन कृषक समाचार का संबंध सहजानंद सरस्वती से नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषक समाचार। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया है कि 1888 ईस्वी में किसने द यूनाइटेड पैट्रियटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी? सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस की बढ़ती हुई लोकप्रियता का विरोध करने के लिए 1888 ईस्वी में राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर, किसके साथ? राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर द यूनाइटेड पैट्रियटिक एसोसिएशन की क्या किया था? स्थापना किया था। तो कौन किया था इसका स्थापना? सर सैयद अहमद खान ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली में उनके राज की प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय के ऊपर बम फेंका गया था? 1912 में जब लॉर्ड हार्डिंग्स का प्रवेश हो रहा था दिल्ली में, तो उस समय रास बिहारी बोस और अपने साथियों के साथ मिलकर लॉर्ड हार्डिंग्स के ऊपर बम फेंक दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया है कि जमींदार एसोसिएशन, जिसे लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना 1838 ईस्वी में हुआ था। हाँ, इसका 1838 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। औपनिवेश भारत में जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए की गई थी। हाँ, इसकी रक्षा के लिए की गई थी, लेकिन इसकी वकालत इसका नहीं कर रहा था। यानी ऑप्शन ए इसका सही है, लेकिन ऑप्शन 2 इसका गलत है, क्योंकि ये वकालत के लिए नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही है, लेकिन ऑप्शन बी इसका सही व्याख्या नहीं करता है, यानी ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है, यानी बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन 2 इसका वकालत नहीं कर रहा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने द बंगाल रेगुलेशन 21 1795 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिशु हत्या। बंगाल में शिशु हत्या यानी कन्या शिशु हत्या को अपराध घोषित किया था।
घोषित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिशु हत्या। क्वेश्चन नंबर 10, जो कि ये बीपीएससी 71 में क्वेश्चन ये पूछा था। क्वेश्चन में दिया है कि 1911 ईस्वी में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हरदयाल को। जब ये 1911 में गदर पार्टी के ये नेता थे, जब ये कैलिफोर्निया गया था तो इसको दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बना गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दिया है कि श्वेत विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक नंबर में दिया है, इसने 1857 के विद्रोह के समान भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया था, या तो फिर यह मुख्य रूप से भारतीय सिपाहियों की शिकायतों के कारण हुआ था जिन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार का अनुभव हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं। श्वेत विद्रोह 1800 कब हुआ था? 59 में हुआ था, न कि 1857 विद्रोह के समान था। ये ऑप्शन ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। श्वेत विद्रोह जो था ये ब्रिटिश सेनानियों द्वारा किया गया था, जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में थे, अब बाद में ब्रिटिश सेना के रूप में वो चला गया था। तो उसी के द्वारा ये किया गया था, न कि ये भारतीय सिपाहियों के द्वारा शिकायत किया गया था। यानी भारतीय सिपाही ये इसका विद्रोह नहीं किया था, श्वेत विद्रोह का ये भारतीय सिपाहियों द्वारा नहीं किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ब्रिटिश सेनानियों द्वारा, जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में था, बाद में वो ब्रिटिश सेनानी बन गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ना एक इसका सही होगा, ना एक नंबर सही होगा, ना 2 नंबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ना तो 1 होगा ना ही 2। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से 1913 में किस विदेशी नगर में हिंदी एसोसिएशन का गठन हुआ था? हिंदी एसोसिएशन, इसी का नाम क्या था? गदर पार्टी। क्या था? गदर पार्टी। ये अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसका गठन किया गया था। कहाँ पे किया था? सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। और यही एसोसिएशन, हिंदी एसोसिएशन, बाद में ये गदर पार्टी के नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, ये बीपीएससी 71वीं में ये क्वेश्चन ये पूछा था। इसमें दिया है कि MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी में अंतिम दशकों में मुस्लिम संप्रदायवाद को बढ़ावा दिया था। तो ये कौन दिया था? मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को सबसे ज़्यादा बढ़ावा अंतिम समय में कौन दिया था? थियोडोर बैक ने दिया था। कौन दिया था? थियोडोर बैक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दिया है कि निम्नलिखित में कौन से ऋग्वेद के 9वें मंडल की विशेषता है? 9वें मंडल की विशेषता इनमें से कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऋग्वेद का 9वां मंडल क्या कहलाता है? वो सोम मंडल के नाम से भी जाना जाता है। 9वां मंडल को क्या कहा जाता है? सोम मंडल के नाम से भी इसे जाना जाता है, सोम मंडल। जो कि ये मुख्य रूप से सोम और उसकी शुद्धिकरण की प्रक्रिया के लिए स्तुति की गई थी। यानी स्तुति इसके बारे में इसका किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें दिया है कि किस भाषा में गदर पत्रिका का पहला अंक प्रकाशित हुआ था? गदर पत्रिका का पहला अंक उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद गुरुमुखी, बाद में अन्य सभी भाषा में प्रकाशित होने लगा था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें दिया है कि द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र है को प्रारंभ किसने किया था? तो इसका प्रारंभ किसने किया था? महात्मा गांधी। इसके तहत ही महात्मा गांधी ने अपने विचारों तथा सत्याग्रह को अन्य लोगों तक पहुंचाने का ये काम करते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, जो कि एईडीओ का एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में दिया है कि पॉलीगर्स का विद्रोह दक्षिण भारत में
ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे शुरुआती विद्रोह में से एक रहा था, जो पॉलीगर्स पर भारी भू राजस्व की मांग सौंपने से प्रेरित था। कथन बी में दिया है, पॉलीगर्स पारंपरिक रूप से अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र में भू राजस्व एकत्र करने के लिए जिम्मेदार थे और अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष राजस्व संग्रह लागू करके इस अधिकार को कमजोर करने का प्रयास कर रहे थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों जो कथन एक और कथन दो, ये दोनों सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक समझौता किस नाम से जाना जाता था? 1916 में लखनऊ अधिवेशन के समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। उस समझौता को लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? क्योंकि वो लखनऊ अधिवेशन के समय हुआ था, इसीलिए ये लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें दिया है कि किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के लिए बेचैनी को बल मिला? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, साइमन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 20, जो कि ये एडीओ का एग्जाम में ये पूछा था। इसमें दिया है कि त्रिलोचन पाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? ताम्रपत्र अभिलेख में से उन्हें महान मंडलेश्वर की उपाधि दी गई थी, या तो फिर उनका ऑप्शन 2 में दिया है कि उनके अभिलेखों में से एक ब्राह्मण को एक लहरा गांव दान में दिए जाने की बात कही गई थी, या तो फिर इसमें दिया है कि इनके वंशज की पौराणिक उत्पत्ति चुल्लुका नामक एक वर्तन मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये तीनों ऑप्शन जो है ये इसका राइट सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका? डी नंबर। डी में तीनों ऑप्शन दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें दिया है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में विदेशी समर्थन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर में दिया है कि यूएसए के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यूएसए के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल पर दबाव डाला था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करें। फिर ऑप्शन इसमें 2 में दिया है कि चीनी के राष्ट्रपति च्वांग काई शेक ने भी ऐसा ही कहा था। तो इसका दोनों ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और चीन के राष्ट्रपति च्वांग काई ने मिलकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल पर दबाव डाला था कि वे भारतीयों की मांगों को स्वीकार करें ताकि युद्ध में उसका समर्थन मिल सके। इसलिए इन्होंने इस पे दबाव डाला था, यानी चर्चिल पे इन्होंने दबाव डाला था। ये दोनों इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, जो कि इसमें सी में दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, किसने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली का प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी इसका। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें दिया है कि दीपांकर श्रीजी नाना किससे जुड़े बौद्ध विद्वान थे? तो ये किससे जुड़े थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय से। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, चटगांव के रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारने के दौरान किस महिला क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रीतिलता वाडेदार, इसकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें दिया है कि हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या तो अभियान में मर जाएंगे। ये किसने कहा था? तो ये नारा सबसे पहले कौन दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। जब 1942 ईस्वी में
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही ये नारा महात्मा गांधी ने दिया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, वैंकूवर में किसने स्वदेशी सेवागृह की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीडी कुमार ने। इन्होंने ही स्वदेश में सेवागृह की स्थापना किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर बी। 1943 ईस्वी में कराची अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने ही बांटो और छोड़ो के नारे को क्या किया था? बुलंद किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। संस्थापक यानी संपादक, या तो फिर पंपलेट, समाचार पत्र, या तो पत्रिका उसका जो था। पहला ए नंबर में दिया है कि रामनाथ पुरी, इसका सर्कुलर ए आज़ादी, ये सही है इसका। सर सैयद अहमद खान। सी नंबर में क्या दिया है? तारकनाथ दास, इसका क्या था? फ्री हिंदुस्तान, ये भी सही है। एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, ये भी सही है। लेकिन गलत कौन सा है? ऑप्शन बी। तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें दिया है कि किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्ति रूप दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें दिया है कि 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किस की हत्या की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइए इसके बारे में देखते हैं। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मिलकर, ये दोनों ने मिलकर किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया था। लेकिन किंग्सफोर्ड, इनकी मृत्यु तो नहीं हुई थी, लेकिन इनकी बच्ची और फिर इनकी बीबी, ये दोनों मारे गए थे ये बम कांड में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका कोई नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, किस कांग्रेसी नेता ने 1918 ईस्वी में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को और बल मिल सके? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 1918 में एनी बेसेंट ने 1918 ईस्वी में बिहार का एक दौरा किया था ताकि होम रूल लीग की गतिविधि को और क्या हो सके? बल मिल सके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें दिया है कि चंपारण कृषि कमेटी की संयुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय सरकार और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें पूछ रहा है नेतृत्वकर्ता, या तो किसान आंदोलन कहाँ से वो किया था, उसका स्थान। ए में दिया है कि करियानंद शर्मा कहाँ से किया था? बढ़ैया ताल, यानी ये कहाँ पे है? मुंगेर में। ये कहाँ पे है? मुंगेर से ये किया था, ये सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदुनंदन, ये कहाँ से किया था? रेवड़, यानी गया से किया था ये भी सही है, ये इसका सही है हो जाए। यहीं से यदुनंदन शर्मा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो ये भी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया है कि जमुना कार्यो, ये कहाँ से किया था? पंडोल। पंडोल कहाँ पे है? ये मधुबनी में है। कहाँ पे? ये मधुबनी से किया था, ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी में दिया है कि राहुल संकृत्यायन, ये कहाँ पे है? अनवारी, ये कहाँ पे है? छपरा में। राहुल संकृत्यायन अनवारी और एक जगह दूसरे जगह से और किया था, कहाँ से किया था? ये
अंबारी क्षेत्र से भी किया था, अंबारी क्षेत्र से भी ये किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इसका राइट आंसर ये क्या हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा। लेकिन इसमें से दिया है कि ये राहुल संकृत्यायन ये 2 जगह से किया था, छपरा का 2 जगह से ये किया था। तो इसका राइट आंसर ये सारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें दिया है कि विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्र ध्वज फहराते समय किसको मार दिया गया था, किसको मार दिया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रघुनाथ सिंह को, गोराखड़ी के रघुनाथ सिंह को इसको मार दिया गया था। कब? राष्ट्र ध्वज फहराते समय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, सत्यमेव जयते वाक्यांश किस उपनिषद में उल्लेखित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंडक उपनिषद से। किसका हो जाएगा, मुंडक उपनिषद से, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? इसमें कह रहा है कि ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है। घोषा ये ऋग्वैदिक युग से संबंधित है, अपाला फिर विश्ववारा, ये तीनों संबंधित है ऋग्वैदिक से, क्योंकि ये तीनों जो है ऋग्वेद का विदुषी थे, विदुषी थी ये तीनों। लेकिन ये गार्गी जो है ये उत्तर वैदिक काल के ये विदुषी थी, उत्तर वैदिक काल का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन संबंधित नहीं है ऋग्वेद से? गार्गी।